गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग लास्ट वीडियो में अभी आषाढ़ का एक इसका अध्ययन शुरू किए थे और आप लोग जानते हैं कि नाटक मोहन राकेश जी के द्वारा रचित है और 3 अंकों में विभक्त है। प्रथम अंक का अध्ययन आप लोग क्लास 11 में कर चुके हैं और द्वितीय अंक जो आपके सेकेंड सेमेस्टर में है उसका अध्ययन शुरू किया गया है। तो हम लोग प्रथम अंक की घटना के विषय में जानते हैं कि किस तरह कालिदास उज्जैनी जाने के लिए तैयार नहीं है और मल्लिका के कहने पर वे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और कालिदास उज्जैनी चले जाते हैं। उसके बाद द्वितीय अंक का प्रारंभ होता है। उसी मल्लिका के घर से निक्षेप वहाँ आता है और निक्षेप मल्लिका के दयनीय जीवन के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराता है, क्योंकि निक्षेप के कहने पर ही मल्लिका कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए प्रेरित करती है। निक्षेप को लगता है कि कालिदास एक महान कवि बनते या न बनते, लेकिन मल्लिका का जो यह दयनीय जीवन है ऐसा तो नहीं होता। तो इसलिए निक्षेप जो है मल्लिका के दयनीय जीवन के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं। उसी क्रम में आगे निक्षेप को यह पता चलता है कि कालिदास इस भारत की भूमि में आए हुए हैं और वह कालिदास से मिलने के लिए चला जाता है। उसके बाद रंगिनी संगिनी जो कालिदास के जीवन का अध्ययन कर रही हैं वे वहाँ आती हैं और फिर वे चली जाती हैं। उसके बाद 2 राज्य कर्मचारी अनुस्वार और अनुनासिक आते हैं जो उसके घर का निरीक्षण करते हैं और बताते हैं कि देवी प्रियंग मंजरी आपसे मिलना चाहती है। प्रियंग मंजरी राजदूहिता हैं जो वर्तमान समय में कालिदास की पत्नी है और वे मल्लिका से मिलने के लिए उसके आवास पर आई हुई है। तो दोनों राज्य कर्मचारी चले जाते हैं और प्रियंग मंजरी का आगमन होता है। प्रियंग आर्य मातु अब आप जाकर विश्राम करें, अनुचर मेरे लौटने तक बाहर प्रतीक्षा करेंगे। प्रियंगु मातु से कहती है, क्योंकि मातु भी साथ में प्रियंगु के साथ में मातु भी आए हुए हैं, तो वह कहती है कि आप जाकर विश्राम करें, आराम करें और मेरे लिए परेशान ना हो। और जो हमारे सेवक हैं वे बाहर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार की तुझे असुविधा होगी तो सेवक है उसके लिए। मातु परंतु आपके लिए आसन प्रियंग आप चिंता न करें, मुझे असुविधा नहीं होगी। वह जो है आसन की व्यवस्था प्रियंग के लिए करना चाहते हैं। तो प्रियंग कहती है कि आप मेरी चिंता न करें, मुझे किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। मातु असुविधा तो होगी, आप असुविधा को असुविधा न माने यह दूसरी बात है। और वास्तव में कुलीनता कहते इसी को है। बड़े कुल की विशेषता यह होती है, अर्थात जो वास्तविक रूप से मातुल यही बताना चाहते हैं कि जो वास्तविक रूप से संभ्रांत व्यक्ति हैं वे दिखावा नहीं करते हैं संभ्रांत होने का। वे कहीं भी अगर जाते हैं तो उस असहज अवस्था को भी अपने अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। कुलीनता शब्द का अर्थ है कि विशिष्टता, एक प्रकार से जिन्हें हम बड़े लोग कहते हैं। तो बड़े लोग से तात्पर्य कुलीन लोगों से है, अभिजात के वर्ग से है। प्रियंक आप विश्राम करें, मैंने पहले ही आपको बहुत थकाया है। प्रियंक कहती है कि मैं आपको बहुत थकाई हूं, इसलिए आप जाकर विश्राम करें। तो मातुल चापलूस किस्म का आदमी है और प्रियंक जो है राजदूहिता है और इस समय कश्मीर के शासक कालिदास अर्थात मातृगुप्त की पत्नी है, इसलिए उसकी चापलूसी में वे लगे हुए हैं। मुझे थकाया है आपने, फिर चाटुकारिता की हंसी हंसता है। चाटुकारिता की हंसी मतलब बनावटी हंसी, चापलूसी भरी हंसी हंसता है। मैं आपके कारण थकूंगा, मुझे आप दिन भर पर्वत शिखर से खाई में और खाई से पर्वत शिखर पर जाने को कहती रहे, मैं फिर भी नहीं थकूंगा। मातु का शरीर लोहे का बना है, लोहे का आत्मश्लाघा नहीं करता, परंतु हमारे वंश में केवल प्रतिभा ही नहीं शारीरिक शक्ति भी बहुत है। आत्मश्लाघा मतलब आत्म प्रशंसा।
कालिदास मातुल ये कहते हैं कि मैं आत्मश्लाघा नहीं कर रहा हूं, अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं कर रहा हूं, बल्कि हमारे वंश में प्रतिभा ही नहीं, शारीरिक शक्ति की भी कमी नहीं है। प्रतिभा का इसलिए उल्लेख कर रहे हैं क्योंकि कालिदास भी वे मामा है, तो बताना चाहते हैं कि प्रतिभा के साथ साथ हमारे वंश में शारीरिक शक्ति भी लोगों के अंदर होती है। मैं पशुओं के पीछे दिन में 10-10 योजन घूमा हूं। योजन या दूरी का मात्रक है, जैसे वर्तमान समय में दूरी किलोमीटर में मापी जाती है, उस समय योजन में मापी जाती थी। यह दूरी का मात्रक है। तो बताते हैं पशुओं के पीछे दिन में 10-10 योजन घूमा हूं। मैं कहता हूं संसार में सबसे कठिन काम कोई है तो पशुपालन का है। एक भी पशु मार्ग से भटक जाए तो अभी कुछ आगे और कहना चाहता था, उसी के बीच में एक प्रियम बोल बैठते, देखिए आज भी आपके पर भटक रहे होंगे, जाकर एक बार उन्हें देख लीजिए। वो व्यंग करती है कि आपके पास भटक रहे होंगे, जाके एक बार उन्हें देख लीजिए। देखिए प्रियम मातुल को वहां से हटाकर कुछ अंतरंग बातें मल्लिका से करना चाहती है, इसलिए वह मातुल को वहां से हटाना चाहती है। और मातुल चापलूस किस्म का आदमी है, वह जानना ही नहीं चाहता। आगे अब मैं पशु को देखता हूं, गुप्त वंश के साथ संबंध हम पशुओं की देख रहे हैं। मातुल यही बताना चाहता, तो मेरा संबंध राजघराने से हो गया है, अब मैं पशुओं को चराने का काम करूंगा। मैंने तो अपने सब पशुओं को पहले ही बेच दिए, और सच कहूं तो उसमें भी मुझे गिला, क्योंकि प्रियम की पुष्ट मल्लिका से मिल जाती है, वह बढ़कर मल्लिका के हाथ अपने हाथों में ले लेती है। इसी बीच प्रियम और मल्लिका का आमना सामना हो जाता है और वह उसके हाथों को अपने हाथों में ले लेती है। एक प्रकार से जब हम आप किसी से मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं ना, तो एक प्रथम भेंट है, तो वह एक प्रकार से उसके हाथों को अपने हाथों में ले लेती है। भाव यहाँ यही है, उससे मिलती है। प्रियम सचमुच वैसी ही जैसी मैंने कल्पना की थी। अर्थात कालिदास हो सकता है उसके विषय में प्रियम मुझसे कुछ कहे और प्रियम तदनुसार उसके विषय में सोची होगी, ऐसा नागनक्ष होगा, ऐसी होगी। जो कल्पना की थी वही बता रही कि सचमुच वैसी जैसी मैंने कल्पना की थी। मल्लिका कुछ अव्यवस्थित होकर उसे देखती रहती है। अव्यवस्थित मतलब अस्त व्यस्त होकर, असहज होकर देखती रहती है। देखिए कालिदास के मामा मातुल जो प्रियम के साथ आए हुए हैं, वे चले जाते हैं और उसी बीच जो है प्रियम की दृष्टि मल्लिका से मिलती है और मल्लिका को देखकर कहती है कि मैंने जैसी तुम्हारे विषय में कल्पना की थी, जैसा मैंने सोचा था, तुम वैसी ही हो। ऐसा कहती है तो मल्लिका कुछ असहज होकर उसकी तरफ देखने लगती है। मातुल क्यों? अब वह लड़खड़ाते हुए आवाज में उसकी लड़खड़ाहट है, क्यों? अच्छा तो मुझे अनुमति दीजिए। अनुमति दीजिए मतलब आज्ञा दीजिए। अनुमति मीन्स आज्ञा, अनुमति दीजिए। घर में कई कुछ बिखरा पड़ा है, कई तरह की व्यवस्था करनी है, तो अनुचर आपकी प्रतीक्षा करेंगे, फिर भी मेरे लिए कोई आदेश को कहला दीजिएगा। मल्लिका देवी के बैठने की कुछ तो व्यवस्था करना, नहीं ये तो ऐसे ही खड़ी रहेगी। अच्छा मैं चल रहा हूं, कोई आदेश को कहला दीजिएगा। प्रियम आप चले, यहाँ के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मातुल अच्छा चल देना है। तो जब प्रियम और मल्लिका मिलती हैं, मातुल को भी आभास हो जाता है कि अब मेरा यहाँ रहना उचित नहीं है और वह वहां से चला जाता है और कहता है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई असुविधा हो रही है तो मुझे सूचित कर दीजिएगा। आगे उसी क्रम में वो कहता हुआ जाता है कि यहाँ मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ मल्लिका है, अंबिका है। तो आगे फिर प्रियम सचमुच बहुत सुंदर हो, जानती हो अपरिचित होते हुए भी तुम मुझे अपरिचित नहीं लग रही हो। प्रियम मल्लिका को संबोधित करते हुए कहती है कि तुम सचमुच में बहुत सुंदर हो और अपरिचित होते हुए भी तुम मुझे अपरिचित जैसा नहीं लग रहे हो। क्यों? इसलिए कि उसके विषय में अनेकानेक बातें कालिदास उससे बताए
और उसी अनुसार वह उसे देख रही है, पा रही है, तो उसे लगता है कि अपरिचित होते हुए भी यह अपरिचित जैसी नहीं लग रही है, नहीं दिख रही है। मल्लिका आप बैठ जाइए ना, उसे बैठने के लिए, प्रियंक को बैठने के लिए मल्लिका कहती है। प्रियंक नहीं, बैठना नहीं चाहती, तुम्हें और तुम्हारे घर को देखना चाहती है। उन्होंने सब यहाँ उन्होंने संबोधन किसके लिए है? कालिदास के लिए है। उन्होंने बहुत बार इस घर की और तुम्हारी चर्चा की है। देखिए यहाँ लाइन लेखक ने स्पष्ट कर दिया है कि क्यों वह उसे अपरिचित जैसी नहीं लग रही है। उन्होंने बहुत बार इस घर की और तुम्हारी चर्चा की है। जिन दिनों में भूत लिख रहे थे उन दिनों प्रायः यहाँ का स्मरण किया करते थे। देखिए यह पूरा नाटक ही मेघदूत से प्रभावित है, क्योंकि जगह जगह मेघदूत का उल्लेख और पूरी घटना भी मेघदूत को केंद्र में रखकर लिखा गया है। मेघदूत में यक्ष नायक है तो यहाँ कालिदास नायक है, वहां यक्षिणी नायिका है तो यहाँ मल्लिका नायिका है। चलिए इस विषय में विषयांतर हो रहा है, आगे कभी हम बात करेंगे। जिन दिनों मेघदूत लिख रहे थे उन दिनों प्रायः यहाँ का स्मरण किया करते थे, मतलब यहाँ के लोगों के विषय में, यहाँ के मतलब यहाँ के घर के विषय में और उन्हें इत्यादि चीजों को वे याद किया करते थे। दृष्टि चारों को घुमाकर फिर मल्लिका के चेहरे पर स्थिर हो जाती है। देखिए जो अभिनय चीजें हैं उन्हें यहाँ काले अक्षरों में लिखा गया है, क्योंकि यह नाटक है तो बीच बीच में अभिनय चीजों को भी इंगित किया गया है। जैसे दृष्टि को चारों ओर घूमकर फिर मल्लिका के चेहरे पर, दृष्टि चारों ओर घूमकर फिर मल्लिका के चेहरे पर स्थिर हो जाती है, तो यह प्रियंक को अभिनय करना है। ठीक, आगे आज इस गुण का आकर्षण ही हमें यहाँ ले आया है, अन्यथा दूसरे मार्ग से जाने में हमें अधिक सुविधा होती। कहने का तात्पर्य है कि प्रियंक और कालिदास कश्मीर जा रहे थे और कालिदास से जो है प्रियंक ने आग्रह किया था कि मैं उस पार्वत्य भूमि को देखना चाहती हूँ जो आपकी जन्मभूमि है, इसलिए वह वहां इस मार्ग से होकर वे लोग कश्मीर जा रहे हैं। तो वही वो बता रहे कि दूसरे मार्ग से हमें जाने में सुविधा होती, लेकिन असुविधा के बावजूद भी इस मार्ग का चयन मैंने इसलिए किया कि यहाँ के लोगों के विषय में, तुम्हारे विषय में, हर चीज के विषय में मैं जानता हूँ। मल्लिका मैं समझ नहीं पा रही किस रूप में आपका आतिथ्य करूं। आप आसन ले लें तो मैं आपके लिए और कुछ कहना चाहती थी। आतिथ्य का मतलब होता है अतिथि सत्कार। भाई कोई अतिथि हमारे यहाँ आता है तो हाल चाल पूछने के बाद हम उसके जल जलपान की व्यवस्था करते हैं, उसे बैठाते हैं, तो यही सब आतिथ्य है। तो वही चीज को कह रही है कि आपका आतिथ्य मैं समझ नहीं पा रही हूँ किस रूप में आपका आतिथ्य करूं। आप आसन ले लें तो मैं आपके लिए मैं आपके लिए जलपान की व्यवस्था और भी कुछ वो कहना चाह रही थी, बाकी बातें वो नहीं कह पाई क्योंकि डॉट लगाने के बाद फुल स्टॉप लगा है। तो कहने का मतलब वक्ता कुछ और कहना चाह रहा था, उसके पहले ही श्रोता का कथन शुरू हो जाता है। प्रियंक आतिथ्य की बात मत सोचो, मैं तुम्हारे यहाँ अतिथि के रूप में नहीं आई हूँ। संभव था कि न भी आते, परंतु मैं ही विशेष आग्रह के साथ इन्हें यहाँ लाया हूँ। अर्थात हो सकता है कि कालिदास यहाँ नहीं आते, लेकिन मैंने ही इनसे अनुरोध करके, निवेदन करके यहाँ इन्हें लाई है। मैं स्वयं एक बार इस प्रदेश को देखना चाह रही थी। इसके अतिरिक्त गले से हल्का विदग्धपूर्ण स्वर निकल पड़ा। विदग्धपूर्ण मतलब चातुर्य, निपुण। विदग्धता का मतलब होता है चातुर्य, निपुण। अर्थात उसके बोलने के भाव में उसकी चतुराई छिपी हुई है। कभी कभी आदमी चालाकी से कुछ बातें बोलता है ना, कोई चीज आ रहा है। इसके अतिरिक्त एक और भी कारण था, चाहती थी कि इस प्रदेश का कुछ वातावरण साथ लेना। वातावरण मतलब यहाँ की जो स्थितियां हैं, यहाँ के जो
पर्वत भूमि क्षेत्र जैसा है, यहाँ के हिरण सावक और इत्यादि चीजें, यहाँ की वनस्पतियां इत्यादि चीजों को वह अपने साथ ले जाना चाहती है, ऐसा वो बता रही है। मल्लिका, इस प्रदेश का वातावरण, मल्लिका को यह लगता है कि भाई जो राजघराने से संबंधित व्यक्ति है तो इस प्रदेश के वातावरण से क्या मतलब है, जिसका जीवन ऐशो आराम से भरा हुआ है। प्रियम मुस्कुरा कर उसे देखती है, फिर टहलते हुए झरोखे के पास चली जाती है। झरोखा मीन्स खिड़की। प्रियम, यहाँ से बहुत दूर तक की पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं, यहाँ से बहुत दूर तक की पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं। कितनी निर्व्यास सुंदरता है, मुझे यहाँ आकर तुमसे स्पर्धा हो रही है। स्पर्धा मतलब प्रतिद्वंदिता, होड़। निर्व्यास प्रकार होता है छल कपट से रहित, निश्चल। तो वही बता रहे कि यहाँ की सुंदरता कितनी ही मनमोहक है, जो एकदम से निश्चल है, कोई बनावटीपन नहीं है। वो कह रही कि मुझे तुमसे स्पर्धा हो रही है। मल्लिका दो एक पर उसकी ओर बढ़ जाती। देखिए यह अभिनय चीजें हैं। मल्लिका, हमारा सौभाग्य होगा कि आप कुछ दिन इस प्रदेश में रह जाए। यहाँ आपको असुविधा तो होगी, परंतु भाई जो राजसीय ठाट बाट में रहा है तो ग्रामीण क्षेत्र में उसको वो असुविधा तो नहीं मिल सकती है, इसीलिए वो बता रहे कि असुविधा तो होगी परंतु। प्रियंक फिर विदग्ध भाव से उसे देखती है, वैसे ही चतुराई की दृष्टि से फिर प्रियंक उसे देखने लगती है। प्रियंक, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हे है। हे मतलब तुच्छ, हे तुच्छ। तो प्रियंक कह रही है कि जो इस पर्वतीय भूमि की सुंदरता है, इसके सामने जीवन की समस्त सुविधाएं तुच्छ है। अर्थात राजकीय जीवन का जो वैभव है वह भी इसके सामने तुच्छ है। इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं है। अर्थात यहाँ की सुंदरता को बसा लेने के लिए जीवन भर का समय भी थोड़ा है, छोटा है। झरोखे के पास से हट जाती है। परंतु इतना अवकाश कहाँ, अवकाश में समय, परंतु इतना अवकाश कहाँ। कश्मीर की राजनीति इतनी अस्थिर है। अस्थिर मतलब जो स्थिर न हो, राजनीति अस्थिर न होने से तात्पर्य वहाँ जो है अनेक प्रकार की उथल पुथल मचा हुआ है, उपद्रव मचा हुआ है, इसलिए यहाँ कहा गया है कि राजनीति इतनी अस्थिर है। भाई स्थिर राजनीति से मतलब है कि जहाँ किसी भी प्रकार की कोई उपद्रव न हो, सब कुछ स्मूथली चल रहा है। तो कश्मीर में ऐसा नहीं है, वहाँ विद्रोह छिड़ा हुआ है, इसलिए वहाँ की राजनीति अस्थिर है। अस्थिर है कि हमारा एक एक दिन वहाँ से दूर रहना कई कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। जब शासक ही दूर रहेगा और उसके राज्य में उपद्रव मचा हुआ है, अशांति है, तो फिर से कंट्रोल कौन करेगा। तो वही वो बता रही है कि कश्मीर से हमारा दूर रहना संभव नहीं है। एक प्रदेश का शासन बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी प्रदेश के शासन को संभालना। हम पर तो और भी बड़ा उत्तरदायित्व है। क्यों बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है? क्योंकि कश्मीर इस समय संकटपूर्ण स्थिति में है, वहां अशांति फैली हुई है चारों तरफ। यूं वहां के सौंदर्य की ही इतनी चर्चा है, परंतु हमें उसे देखने का अवकाश कहाँ रहेगा। अर्थात कश्मीर की सुंदरता की इतनी अधिक चर्चा है, लेकिन उस सुंदरता को भी देखने के लिए मेरे पास समय, हम लोगों के पास समय नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां राजनीतिक अस्थिरता है। इस वजह से बाहें पीछे टिकाए आसन पर बैठ जाती है, इसलिए तुमसे स्पर्धा होती है। सौंदर्य का यह सहज, सहज भी सरल, सहज उपयोग हमारे लिए केवल एक सपना है। बैठ जाओ या संबोधन मल्लिका के लिए होता है कि सौंदर्य का उपभोग मेरे लिए केवल एक सपना है। आसन पर आमने सामने बैठने के लिए संकेत करती है। मल्लिका नीचे बैठने लगती है तो वह उसे रोक देती है।
यहाँ मेरे पास बैठो, अपने पास आसन पर बैठा है। मल्लिका मैं दूसरा आसन ले लेती हूँ, कोने से मोढ़ा उठाकर आसन के पास रख लेती है और उस पर रखे भोज पत्र आदि गोदी में रखकर बैठ जाती है। देखिए मोढ़ा जो है घास फूस से मोड़ कर बैठने के लिए आसन बनाया जाता है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बनता है, परिवार से लोग बनाते हैं, उसे मोढ़ा ही कहते हैं, जिस शब्द का प्रयोग यहाँ लेखक ने किया है। तो भाई वह ग्रामीण प्रदेश है, तो वहां बैठने के लिए कुर्सी तो मिलेगी नहीं, तो लोग घास फूस से मोढ़ा बनाकर ही बैठने का काम करते हैं। तो वही चीज यहाँ बताया गया है। और भोजपत्र वही भोजपत्र है जिसका उल्लेख द्वितीय अंक के प्रारंभ में है, जब मल्लिका सोचती है कि वे आएंगे, इनसे मैं मिलूंगी और इन भोजपत्रों को दूंगी, उनसे कहूंगी कि इस पर नए काव्य का सृजन करें। वही भोजपत्र वहां आसन पे रखा हुआ था, उसे उठाकर वो अपने गोद में ले लेती है, उस आसन पर बैठ जाती है। प्रियंक लगता है यहाँ ग्राम प्रदेश में रह करके तुम्हें साहित्य से अनुराग है। अनुराग मीन्स प्रेम। वो कहती है कि ग्राम प्रदेश में रहने के बावजूद भी तुम्हें साहित्य से प्रेम है। मल्लिका की आंखें झुक जाती है। किसकी रचनाएं हैं ये? वो पूछ बैठती है, प्रियंक पूछ बैठती है कि रचनाएं किसकी है। मल्लिका कालिदास की। प्रियंक की भाव में कुछ संकुचित हो जाती है, कुछ रुष्ट हो जाती है प्रियंक। अब वे मातृगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ भी उनकी रचनाएं मिल जाती है। मल्लिका ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की है। बताती है कि ये प्रतियां ऐसे ही मुझे नहीं प्राप्त हुई, जो उज्जैनी से व्यवसायी यहाँ आते थे उनके माध्यम से मैं इन प्रतियों को यहाँ मंगाई। प्रियंक के होठों पर हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट प्रकट होती है, मतलब वह व्यंग्यपूर्ण हंसी हंसती है, उसके ऊपर व्यंग करते हुए हंसती है। प्रियंक मैं समझ सकती हूँ, उनसे जान चुकी हूं कि तुम बचपन से उनकी संगिनी रही हो। संगिनी मीन्स साथी, संगिनी मीन्स साथी। साथी मित्र। उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा वो स्वाभाविक है, अर्थात उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा जो लगाव है, प्रेम है, वह स्वाभाविक है, सहज है। जैसे कुछ सोचती सी छत की ओर देखने लगती है, मतलब ऊपर की तरफ देखने लगती है। वे भी जब यहाँ के जीवन की चर्चा करते हुए, वे भी जब तक यहाँ के जीवन की चर्चा करते हुए आत्मविस्मृत हो जाते हैं। इसलिए उनकी राजनीतिक कार्यों में कई बार, इसलिए राजनीतिक कार्यों से कई बार उनका मन उखड़ने लगता। आत्मविस्मृत से तात्पर्य जब व्यक्ति अपने आप में खो जाए। अपने में खो जाना। जब व्यक्ति अपने में खो जाए, सोचता सोचता वह बाहर की दुनिया से अपने अंदर भीतर की दुनिया में खो जाए, वही है आत्मविस्मृत की अवस्था। तो वही प्रियंक बता रही है कि यहाँ के लोगों की चर्चा करते हुए, यहाँ के रहन सहन जीवन इत्यादि की चर्चा करते हुए वे आत्मविस्मृत हो जाते हैं, मतलब यहाँ की दुनिया के विषय में सोचते सोचते हुए उसी में लीन हो जाते हैं। इसीलिए राजनीतिक कार्यों में कई बार उनका मन उखड़ने लगता है। फिर उसकी आंखें मल्लिका के मुख पर स्थिर हो जाती है। ऐसे अवसरों पर उनके मन को संतुलित रखने के लिए बहुत यत्न करना पड़ता है। बता रही है कि उनके मन को संतुलित करने के लिए बहुत यत्न करना पड़ता है। भाई अगर राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, शासक है, और वह आत्मचिंतन ही करने लगेगा, फिर राजनीति की बागडोर को कौन संभालेगा, सत्ता को कौन संभालेगा। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व होता है। अगर आप सही समय पर सही निर्णय नहीं लेंगे तो उससे उसका प्रभाव पूरे आम जन पर पड़ेगा। अगर आप निर्णय लेने में ही गलती करेंगे या समय लेंगे तो भी उसका प्रभाव लोगों पर पड़ेगा। यदि राजनीति में हर एक क्षण का कीमत होता है, वही वो बता रही है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक हो जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाता। अनिष्ट मतलब अहित, अनिष्ट मीन्स अहित। वह बताना चाह रही है कि अगर कोई शासक एक क्षण के लिए भी गलत निर्णय ले ले या एक क्षण भी देरी कर दे सही निर्णय लेने में, तो उसका प्रभाव
पूरे आम जन पर पड़ता है और अनिष्ट का कारण भी बन जाता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। राजनीति के केंद्र में बने रहने के लिए व्यक्ति को जागरूक होना पड़ता है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण था, अब वे दूसरे में पहुंच चुके हैं। मेरा अधिक समय इसी आयास में बीतता है कि उनका बढ़ा हुआ चरण पीछे न हट जाए। बहुत परिश्रम करना पड़ता है, इसलिए मुस्कुराने का प्रयत्न करती है। फिर आगे कहती है, तुम ऐसा नहीं समझती। वह बता रही है कि कालिदास एक साहित्यिक व्यक्ति है। साहित्य की फर्स्ट चॉइस उनकी क्या है? साहित्य है। अब वे राजनीति की तरफ मुड़े, कहीं वे राजनीति से विमुख न हो जाए, इसलिए मुझे उन्हें राजनीति से जोड़े रखने में काफी प्रयत्न करना पड़ता है। वही वह समझा रही है। मल्लिका, मैं राजनीतिक जीवन के संबंध में कुछ भी नहीं जानती। सही भी कह रहे हैं, राजनीति से हमको क्या लेना देना, राजनीति के विषय में मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। प्रेम, क्योंकि तुम ग्राम प्रदेश से रही हो ना, मतलब वो समझाती है इसलिए राजनीति से कोई मतलब नहीं है। उसका कारण क्या, तुम किस ग्राम प्रदेश से रही हो, तुम्हारा संबंध इस ग्राम प्रदेश से रहा है। उठ खड़ी होती है, मल्लिका भी उठने लगती है, कंधे पर हाथ रखकर वो उसे बिठा देती, मतलब वो भी उठने का प्रयास करती तो उसे हाथों से बैठा देती। बैठिए। निचले होठ को थोड़ा चबाती हुई टहलने लगती है। देखिए अगले ये चीजें हैं। निचले होठों को चबाने से तात्पर्य जब व्यक्ति बहुत क्रोध में होता है, आप लोग देखते हैं ना, क्रोध में होने पर आपके लाल हो जाते हैं, लोग अपना सर पीटने लगते हैं, अपना होठ चबाने लगते हैं, तो एक प्रकार से वह तो सहज भाव प्रदर्शित कर रही है। लेकिन ओठों के चबाने से तात्पर्य यहाँ पर अंदर ही अंदर किसी बात को लेकर आवेशित है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं यहाँ का कुछ वातावरण साथ ले जाना चाहती हूँ। यह इसलिए कि उन्हें अभाव का अनुभव न हो। कालिदास जब यहाँ के जीवन के बारे में हो जाते हैं तो यहाँ के वातावरण को साथ ले जाकर उन्हें सहज बनाए रखूंगी, वह बता रहे हैं। इसलिए कि उन्हें अभाव का अनुभव न हो, यह अनुभव न हो कि मैं उस ग्राम प्रदेश से दूर हूं। उससे कई बार बहुत क्षति होती है। क्षति मतलब हानि। वे व्यर्थ में धैर्य खो देते हैं, जिसमें समय भी जाता है और शक्ति भी। उनके समय का बहुत मूल्य है। मैं चाहती हूँ कि उनका समय इस तरह नष्ट न हुआ करे, अर्थात यहाँ के लोगों के विषय में सोचकर वे बेचैन न हो, यहाँ की स्थिति के विषय में सोचकर बेचैन न हो। इसलिए यहाँ का वातावरण मैं साथ ले जाना चाहती हूँ, जिससे उनका धैर्य बना रहे। इसलिए मैं यहाँ से कुछ अपने साथ ले जा रही हूँ। इसलिए मैं यहाँ से कई कुछ अपने साथ ले जा रही हूँ। कुछ हिरण सावक जाएंगे, जिनका हम अपने उद्यान में पालन करेंगे। यहाँ की औषधियाँ उद्यान के क्रीड़ा शैल पर तथा आसपास के प्रदेश में लगवा दूंगी। क्रीड़ा शैल, देखिए बच्चों, प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के उद्यान में आर्टिफिशियल माउंटेन बनाए जाते थे। वो प्राकृतिक पर्वत नहीं होते थे, बनावटी पर्वत बनाए जाते थे और लोग उन पर घूमते थे। उसी को क्रीड़ा शैल कहते। क्रीड़ा मीन्स खेलना होता है, शैल मीन्स पत्थर। लेकिन यहाँ क्रीड़ा शैल का भाव यह है कि उद्यान में जो बना हुआ पर्वत शिखर है, मैं उस पर्वत शिखर पर ले जाकर यहाँ की वनस्पतियों को, यहाँ की औषधियों को लगा दूंगी, जिससे उन्हें कमी महसूस हो तो वे वहां घूमें, टहले। तो क्रीड़ा शैल का भाव समझ में आ गया ना भाई। जो बड़े लोग हैं वो अपने बड़े लोग से खासकर प्राचीन समय में राजा महाराजा अपने उद्यान में बनावटी पर्वत शिखर बनाते थे, उस पर्वतीय क्षेत्र का आनंद लेने के लिए। पर्वतीय क्षेत्र का आनंद लेने के लिए अपने उद्यान में बनावटी पर्वत शिखर बनाते थे, उसी को क्रीड़ा शैल कहते हैं। तो वही बता रहे कि उद्यान के जो राजकीय उद्यान है उसमें क्रीड़ा शैल पर औषधियां इत्यादि चीजों को लगवा देंगे। हम यहाँ कैसे कुछ घरों का भी वहां निर्माण करेंगे, अर्थात इस पर्वतीय क्षेत्र में जिस तरह कुटिया इत्यादि जो यहाँ के घर बने हुए हैं, ऐसे कुछ घरों का निर्माण वहां के कश्मीर के राजकीय उद्यान में भी करवाया जाएगा। और बता रहे हैं मातुल और उनका परिवार भी साथ जाएगा, यानी मातुल और उनका पूरा परिवार भी कश्मीर जाएगा। यहाँ
से कुछ अनाथ बच्चों को वहां ले जाकर हम शिक्षा देंगे, मैं समझती हूँ इससे अंतर पड़ेगा। कहती है कि इन सब चीजों को साथ ले जाने से उनके मानसिक स्थिति को संभालने में अंतर पड़ेगा, मतलब आसानी से उनको धैर्य बढ़ाया जा सकता है। फिर टहलती हुई प्रकोष्ठ के दूसरे भाग में चली जाती है। प्रकोष्ठ मीन्स कमरा। देख रही हूँ तुम्हारा घर बहुत जर्जर स्थिति में। जर्जर मतलब कमजोर, जर्जर मीन्स कमजोर। देख रही हूँ तुम्हारा घर बहुत जर्जर स्थिति में है, इसका परिसंस्कार आवश्यक है। परिसंस्कार मतलब मरम्मत, परिसंस्कार मीन्स मरम्मत। मतलब उसका पुनः उसको सही करना, कोई परिसंस्कार मरम्मत। परिसंस्कार आवश्यक है। चाहो तो मैं इस कार्य के लिए आदेश दे जाऊंगी। उज्जैनी के दो कुशल स्थपित हमारे साथ आए हैं। स्थपित मतलब जो घरों का निर्माण करते हैं, भवन इत्यादि का निर्माण करने वाले कारीगरों को स्थपित कहते हैं। उज्जैनी के दो कुशल स्थपित हमारे साथ आए हैं। क्यों? मल्लिका उठकर उसकी ओर आती है। स्थपित शब्द का अर्थ है भवन इत्यादि का निर्माण करने वाले कारीगर, जिन्हें हम राजगीर कहते हैं। तो बता रही है कि उज्जैनी से दो कुशल राजगीर यहाँ आए हुए हैं, तुम आदेश दो तो तुम कहो तो तुम्हारे घर का भी प्रसंस्करण करवा दो। मल्लिका, आप बहुत उदार है। उदार मीन्स महान। आप बहुत उदार है, परंतु हमें ऐसे घर में ही रहने का अभ्यास है, इसलिए असुविधा नहीं होती है। तो उदार मीन्स महान, अभ्यास मीन्स आदत, असुविधा मीन्स परेशानी। वो बता रही है कि आप महान हैं जो आपने ऐसा मेरे बारे में सोचा। फिलहाल ऐसे ही घरों में रहने की हम लोगों को आदत है, लोगों को कोई असुविधा नहीं हो रही। प्रिय, फिर भी चाहूंगी कि इस घर का परिसंस्कार हो जाए। उनके जीवन के आरंभिक वर्षों का इस घर के साथ भी संबंध रहा है। उनके से तात्पर्य कालिदास है। तो कह रही है कि मैं चाहूंगी कि इस घर का परिसंस्कार हो जाए, क्योंकि उनके जीवन का प्रारंभ इसी घर से हुआ है, अर्थात इसी घर से ही वे जीवन में आगे बढ़े हैं। मातुल के घर के स्थान पर मैंने नए भवन के निर्माण का आदेश दिया है। स्थपितों से कहा है कि वे उज्जैनी से स्लक्ष सिलाएं। स्लक्ष मतलब होता है चिकनी। स्लक्ष मीन्स चिकनी। स्लक्ष सिलाएं मतलब चिकने पत्थर लाकर कार्य प्रारंभ करें। खेद है कि कार्य के निरीक्षण के लिए मैं स्वयं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। कल ही हमें आगे की यात्रा प्रारंभ कर देनी है, तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? बताती है कि खेद है कि मैं इसे भवन निर्माण के कार्य का निरीक्षण में नहीं कर सकती हूँ। फिर आगे वो उस में कहती है कि तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं चलती? मल्लिका, मैं प्रियंक पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है। हाँ, इसमें बाधा क्या है? यहाँ तुम किसी ऐसे सूत्र से तो बधी नहीं हो कि मतलब कोई ऐसा कुछ तो है नहीं कि तुम्हें यहाँ रुकना है। अकेली हो, चली चलो। अभी तुमको नहीं मालूम किसकी माँ भी है। आगे बताती है, मेरी माँ यहाँ है। प्रियम, यह कोई बाधा नहीं है। तुम्हारी माँ के भी साथ चलने की व्यवस्था हो सकती है। हमारे स्थगित इस घर का प्रसंस्कार करते रहेंगे। तुम वहां मेरे साथ मेरी संगिनी के रूप में रहोगे, मतलब मेरे साथी के रूप में, मेरी परिचायिका के रूप में रहोगे। मल्लिका के चेहरे पर आहत अभिमान की रेखाएं प्रकट होती हैं, परंतु अपने आप को दबाए रखती है। लगता है कि मुझे अपनी दासी बनाना चाहती है। क्यों? क्योंकि जिस कालिदास की वह प्रेमिका है, जिसे उसने अपने पति रूप में मनसावरण किया था, आज वह उसकी पत्नी बनकर उसे अपना दासी बनाना चाहती है। इसलिए उसका अभिमान यहाँ आहत हो रहा है। फिर भी वो अपने क्रोध को अपने अंदर दबाए हुए हैं।
ओके बेटा, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।